हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। नीट के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हमारा आज फोर्थ लेक्चर आ रहा है। मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री या कह लो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। फोर्थ लेक्चर यानी कि फाइनल लेक्चर अकॉर्डिंग टू हमारे स्केड्यूल जो हमने बनाया था। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे आपको क्या क्या चीजें करनी है जरा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आपको मालूम है जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करी थी। चेक पॉइंट्स हैं सारे ये। क्या तुम्हें सबको ये आते हैं? यू शुड चेक इट आउट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं आते हैं तो भैया कर लीजिए इसको एक बार फिर से। लेक्चर में था, मेरे पहले लेक्चर में दिया भी था मैंने। उसके बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर थोड़ी सी महारत होनी चाहिए। देन मोल मोलैरिटी वाली जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर। देन जैसा हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्री यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर पकड़ आनी चाहिए। देन परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज कॉम्पोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है, जैसे हमने भी लिया था, याद होगा Na2SO4 का लिया था। इन सब टॉपिक को जो हमने पढ़ा है इनके बारे में भी आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए इफ यू रियली वांट कि आपका नीट में 2021 में बहुत बढ़िया चांस बने। देखो भाई, कोई बच्चा इस ख्याल में है कि मैं 2-2.5 महीने में दुनिया हिला दूंगा और सारे किताबों के अंदर कर लूंगा, 10-10 12-12 घंटे में एक टॉपिक पे लगाता हूं डेली के। भाई साहब, नीट एक बैलेंसिंग एक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को बैलेंस करके चलना है। एक ही क्लास अगर हम बहुत लंबी टाइम ले लेंगे या बहुत लंबा टाइम लगा देंगे एक सब्जेक्ट के ऊपर तो दिक्कत रहेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि टाइम को वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने मैक्सिमम जो इसमें बन सकता है क्वेश्चन वो सब बता दिया। जो और रिवीजन है, जो बचे हुए क्वेश्चंस या और बन सकते हैं वो आज लिए हैं फ्रॉम डिफरेंट नीट जो आया है या डिफरेंट स्टेट पीएमटीज के अंदर जो क्वेश्चंस आए वहां से मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। परसेंटेज कंपोजिशन एंड परसेंटेज ईल्ड, ये अच्छे से करना है। इन टॉपिक्स को जरा पकड़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना एक बार सेशन। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ मैं एक दो क्वेश्चन और अपने मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपको भी इस पीपीटी के अलावा भी कराऊंगा। तो आइए पहला सवाल उठाते हैं। 5 मोल्स ऑफ Ab2 weighs 125 into 10 raised to the power -3 किलोग्राम एंड 10 मोल्स ऑफ, अच्छा देखिए बड़ा आसान मामला चल रहा है। कहता है 5 मोल्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कोशिश ये करनी है कि विद इन अ मिनट ये सवाल हो जाए। तो 5 मोल्स ऑफ Ab2 weighs 125 into 10 raised to the power -3 किलोग्राम। गिवन मास है, मोल है मेरे पास, मोलर मास नहीं है अभी। एंड 10 मोल्स ऑफ A2B2 weigh this much of किलोग्राम। द मोलर मास वही पूछ रहा है ये। तो मेरे पास एक मुझे सीधा सा पता है कि जो फंडा है मेरा वो ये कहता है कि मोल क्या होता है। मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। कोई दिक्कत तो नहीं जी इसमें। तो अब अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो क्या करा जाएगा, देखें जरा। मेरे पास 5 मोल्स हैं, मास कितना है 125 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 और नीचे लिख दूंगा A+2B। और 10 मोल्स हैं 300 इंटू 10 की पावर -3 kg और नीचे कर दूंगा 2A+2B। वैसे ये -3 kg तो भाई साहब देख ही रहे हो आप किसकी बात चल रही है, ग्राम की है। अब इसको 5 से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, A+2B यहाँ लिख दो तो ये हो जाएगा A+2B। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 की -3 और ये 10 से कर दो, इधर ले जाओ 2A+2B, ये हो गया 30। अब ये वही सिंपल, इसमें से इसको माइनस कर लो तो 2B कट जाएगा, A आ जाएगा तुम्हारे पास। कैसे? इसमें से इसको माइनस किया तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। तो 30 में से 25 गए, 5 बचे। 2B में से 2B कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 2A में से A गया तो A, तो A कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3। ऑप्शन हो गया C, क्योंकि और किसी में तो 5 है नहीं तो सोचना ही नहीं। अगर और किसी में ही 5 होता तो फिर B वाला देखना पड़ता। यहाँ तो शर्तिया यही आएगा। कैसे? अब वैसे भी खैर A की वैल्यू डालोगे B आ जाएगा, सिंपल सवाल है।
The mole fraction of a solvent in aqueous solution of a solute is 0.8. The molality in mole per kg of the aqueous solution is. So now एक छोटी बात यहाँ आपको सिखाता हूँ मेरे बच्चे। हमने जो इंटर रिलेशन पढ़े हैं इन कंसंट्रेशन टर्म्स के, सो वहां पर एक हम इंटर रिलेशन और ऐड करेंगे। सो दैट इज इंटर रिलेशन between molality and mole fraction. फाइन। मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखना भाई, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स बी हो गया एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, और एक्स ए हो गया एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। अगर मैं एक्स बी ओवर एक्स ए करना चाहूं तो ये एन बी ओवर एन ए आ जाएगा, इजंट इट? भाई ये तो कट गए ना, दिस अपॉन दिस किया तो वो तो फिर मामला क्लियर हो गया। अब यहां से एक चीज समझना, अगर मैं एक्स बी ओवर एक्स ए को देख रहा हूं तो ये क्या है? ये बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इस एन ए को गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली में एन ए है क्या? एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये लो मामला खत्म हो गया, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट। क्लियर है? ये तो आइडिया है। अच्छा जी, ऐसे है तो जरा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये ऊपर आ जाएगा एन बी ओवर जी ए इंटू ये। चलो बहुत बढ़िया है सर। जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बात आ रही है इसमें तो यार। इस वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान से देखें, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होता है? मोल है लीटी। पर केजी करना है तो ये तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एम ए को नीचे ले आते हैं इस तरफ, और 1000 से यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहां भी कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास? एक्स बी ओवर एक्स ए इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलैरिटी। बट सर यहां तो फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए। नहीं बाबू, एज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, so what we can write 1 minus this और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है तो एक्स बी ऊपर रखो, 1 माइनस एक्स बी नीचे लो। अब इस सवाल में देखूं, मोल फ्रैक्शन दे रखा है किसका बेटा? ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट। तो हमें एक्स ए दे रखा है, तो 1 माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए इज 0.8। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर होगा, तो 18 उसका हो गया। मोलैलिटी सीधा आ गई बाय अप्लाइंग दिस। सीधा कहाँ गया? इंटर रिलेशन। ये वाला लगा लेना इसमें, ये पॉइंटेड दिया, ये 18 है, आ गया है। नमस्ते, कितना आसान था। इस तरीके से अब ये इंटर रिलेशन भी हो गया। अगर डाउट है एक बार इसको फिर से जो है बैक करके देख लो, है ना, जरूरी है वो चीज। अच्छा जी, अगला सवाल चलें। 8 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 ग्राम of H2O. Mole fraction of NaOH in solution and molality of fraction of solution। ये क्या है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो मोलैलिटी चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूं क्या भला, मोल्स ऑफ NaOH। 8/40, ठीक है जी। और वाटर के कितने हो जाएंगे? उसका तो 1 ही है, क्योंकि 18 ग्राम दे रखा है ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकल जाएगा इसका? 8/40 ओवर 8/40 प्लस 1। ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कर लो भाई साहब, कुछ नहीं है, सॉल्व कर लो इसको। और मोलैलिटी के लिए चाहिए
तो मोलैलिटी निकाल लो बेटा। गिवन मास 8 हो गया, मोलर मास 40 हो गया, और 1000/18। बस सॉल्व कर लो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो नीट में कितने आसान सवाल आते हैं, फिर भी हम बिना वजह पता नहीं क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं। कुछ बच्चे मैंने देखा है नीट वाले बालक चालू हो जाते हैं जेई एडवांस का सवाल करने, न्यूमेरिकल के ऊपर भयंकर किताबें ले लेते हैं। अरे भैया अब तुम्हारे पास इतना कोई डिफिकल्ट पेपर आ नहीं रहा, और अगर बच्चा कोई लगन से मेहनत करे तो सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है उसके सामने। मैं देख लूँ जरा हमारी रिकॉर्डिंग सही है, चल रही है, हाँ। तो सिलेक्शन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपने। एनसीईआरटी बेस पेपर आ रहा है। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, ये हो गया, हाँ ये देखते हैं, ये देखो अभी ये जेई मेन में आया है और लास्ट ईयर ही आया है, तो तुम्हारे नीट में आने की पूरी संभावना है। तो कहता है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। अब कई जगह मैंने देखा बच्चों ने, और इवन कई डाउट क्लियरिंग में मुझे बच्चे ने शेयर किया कि सर नहीं इसने तो ऐसे किया हुआ है। अच्छा, देखो बच्चों बड़ा क्लियर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। कार्बन बाय मोल इन मीथेन, तो मीथेन इज CH4। in 1 mole we have 1 mole of carbon. In 1 mole of methane we have 1 mole of carbon and 4 moles of H। तो टोटल मोल कितने हो गए बेटा? 5। 5 में से 1 मोल किसका है? कार्बन का। तो 1/5 इंटू 100, खत्म। 20% आंसर है। कई जगह पर 75 दिया हुआ है, वो गलत है। इसने मास बाय नहीं कहा, कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल कहा। क्वेश्चन की भाषा को ध्यान से समझना जरूरी है। वो कह रहा है कि भाई साहब आपको आलू गोभी लानी है, वही दिया है आपको। आप मटर पनीर ले आओगे, तो वो तो उसने पूछा ही नहीं ना। आप कहोगे कि मुझे तो यही पसंद थी, अरे मैंने तो नहीं मंगाई थी, तो उसके तो पैसे नहीं दूंगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसका आंसर नहीं दिया, अपने आप दे दिया। 16 मास मान लिया और 12/16 कर लिया और कह दिया जी 75% हो गया। अरे बाबू मास नहीं पूछा उसने, बाय मोल पूछा है, तो ये गलती मत करना, ठीक है ना। फॉर ए रिएक्शन, अब देखो मैंने कहा था लिमिटिंग रिएजेंट, आपको मैंने भी समझाया था कि ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सिलेक्टेड पोर्शन है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनने के बाद कोई पेशेंट आपके पास, कोई केस आया, उसको दर्द हो रहा है पेट में, और आप कहो चलो एक बताओ बचपन से ही तुम्हारी क्या रही है। अरे बाबूलाल अभी उसके पेट में दर्द है, पहले उसको अक्यूट पेन, जो अक्यूट उसके अभी प्रॉब्लम आई है उसका ट्रीटमेंट दो ना। सारी कथा करने क्यों बैठ जाते हो? वैसे ही समस्या है। अरे नीट की तैयारी कर रहा है, सिलेक्टेड करना। मैं बहुत छाट के दे रहा हूँ आपको सारी चीज, है ना। इसके इधर उधर मत घूमो, इस चीजों को पक्का करो, बस मजा आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर आया हुआ है। N2+3H2 ये बॉश हैबर्स प्रोसेस है, मैं कई बार बता चुका हूं। आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अब हमें ये पता है कि फॉर ईच 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अब मास दिया हुआ है तो मास से ले लेते हैं कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए वी नीड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। डन है। तो 14 के लिए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मुझे बताना है कहां पर H2 लिमिटिंग है। तो 14 के लिए 3 ग्राम चाहिए होगा भाई, 28 के लिए 6 है, तो 14 के लिए 3 चाहिए होगा। यहाँ पर 4 है, तो यहाँ लिमिटिंग नहीं है H2। लिमिटिंग नहीं समझ में आता, देखो लेक्चर फिर से एक बार। 28 के लिए 6 चाहिए, नहीं है इसमें H2 लिमिटिंग। 56 के लिए 10, अगर 28 के लिए 6 चाहिए तो 56 के लिए 12 चाहिए, यहाँ है 10, तो इसका मतलब लिमिटिंग है, इसमें लिमिटिंग है। तो ऑप्शन सी, बिल्कुल सिंपल। What would be the molality of 20% mass by mass aqueous solution of Ki? मास बाय मास का जब भी निकालना होता है, मैंने आपको समझाया था 10x d मोलर मास से आप कर लेंगे, है ना। तो उसी से निकाल लो मोलैरिटी, और मोलैलिटी का रिलेशन है। और ये पूछ रहा है मोलैलिटी, अरे भैया क्या हो रहा है। अब मोलैलिटी तो वैसे आसान है, अगर 20% मास बाय मास है तो 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट 20 है, तो
सॉल्वेंट कह रहा हूं, सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं। है ना बच्चों, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हो गया, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, देखो सॉल्यूट ये है, सॉल्यूशन ये है, तो सॉल्वेंट हो गया 80। बस तो खत्म है, मोलर मास दे ही रखा है, 20/166 इंटू 1000/80 आ गई मोलैलिटी। नमस्ते, क्लियर है भाई साहब। अ सॉल्यूशन ऑफ, ये भी देखो, ये भी जेई मेन लास्ट ईयर से है, तो नीट में तो अब मैंने आपको नीट के सवाल तो जो लास्ट 2-3 साल में आए हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए, लास्ट 10 साल के आपको बोले, लेकिन अब क्योंकि नीट का 2-3 साल से पैटर्न ईजी हुआ है, तो अगर उसमें पूछ भी रहा है तो मेन से ज़्यादा रिलेट कर लेगा, है ना। तो आइए जरा समझते हैं इसको भी। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ये 92 ग्राम गिवन मास हो गया सोडियम वालों का, सोडियम आयन है, सोडियम का मास कितना होता है 23 मोलर मास, और 1 किलोग्राम कह ही रहा है तो 1/1, तो मोलैलिटी सीधा सीधा 4 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। तो बच्चे कहते हैं ये टफ है। अब अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर, तो बेटा बस 0.1 मोलर मोलैरिटी है, 0.1 मोलर मोलैरिटी है, गिवन मास चाहिए, मोलर मास आपको पता ही है क्योंकि ये टेबल शुगर आपकी जो शुगर आप यूज़ करते हो 342, और ये 1/2, बस ए आ जाएगा। कितना सिंपल हलवा। 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution। न्यूट्रलाइजेशन में क्या बताया बेटा मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और ऐसा क्यों है ये मैंने कल एक्सप्लेन कर भी दिया था, कल या परसों जो क्लास हुई न्यूट्रलाइजेशन की आपकी। और अगर आप ध्यान से देखें तो 50 ml ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू आपका वॉल्यूम, यहाँ मोलैरिटी दी है, ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंस फैक्टर 2, मोलैरिटी 0.5, वॉल्यूम 50, और 25 ml का ये है 25 इंटू में इसकी नॉर्मेलिटी, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बच्चे, इसको उड़ाई दे 2 से, ये 2 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 5, तो ये 2 नॉर्मल सॉल्यूशन आ गया NaOH का। अब NaOH का वैलेंस फैक्टर भी 1 है, तो 2 ही मोलर होगा इसका। अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ द गिवन सोडियम, तो देखो 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब 1000 ml में 2 मोल है, यही तो हुआ। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, तो अगर ये इसकी नॉर्मेलिटी है, ये इसकी मोलैरिटी है, तो इसका मतलब 2 मोल्स इन 1000 ml हलवा। तो भैया 1 ml में कितना हुआ, और फिर 50 ml में कितना हुआ वो निकाल ले, 1 में 2/1000 और फिर कर दे 50 से, आ गया सिंपल। तो यहाँ पर ये समाप्त होता हुआ, जरा बाहर आते हैं। देखो अब मैंने जिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें मजा आया है वो ध्यान रखें, इस स्टोइशियोमेट्री के जो सवालात रहते हैं उनमें कुछ एक रिएक्शन यूज होती है अल्कली मेटल्स के, ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट, इनके ऊपर आ जाएगा। तो अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट ही हैं जो हीट होने पे ब्रेक करेंगे, जैसे ये कर गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनके जो बाइकार्बोनेट हैं किसके, अल्कलाई मेटल्स, यानी यार ना ग्रुप 1, तो जो अल्कलाई मेटल्स हैं उनका जो अगर मैं ध्यान से देखूं तो उनके जो बाइकार्बोनेट हैं वो हीट करने पे ब्रेक हो जाएंगे और CO2 और H2O देंगे। ये इक्वेशन क्यों चाहिए, क्योंकि नीट में वो इक्वेशन कई बार नहीं देता, लिख देगा खाली। अच्छा, कार्बोनेट और सल्फेट इसके स्टेबल होते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते, सोडियम कार्बोनेट हीट करने पे नहीं दे रहा आपको CO2, ध्यान रखना, ये रिएक्शन जरूर लिख लेना। अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों ब्रेक करेंगे, सल्फेट नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं सल्फेट ना अल्कली के कर रहे हैं, सल्फेट ना अल्कलाइन के कर रहे हैं, सल्फेट स्टेबल हो रहे हैं।
ये एक सवाल है बच्चों, जिन लोगों को दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाना है उनके लिए मैं ये सवाल दे रहा हूं। अच्छा सोच का सवाल है। स्टोइशियोमेट्री में अगर एक लेवल आपको लग रहा है कि आपका आ गया है तो इस क्वेश्चन को जरूर करना। A mixture of FeO and Fe3O4 when heated in air to a constant weight gains 5% of its weight. Find the composition of the mixture. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जो बच्चे करना चाहें। जो बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जिनको थोड़ा दिमाग लगाना है लगाओ। अभी देखो बेटा, ये होती है परसेंटेज ईल्ड। ये सवाल मैं थोड़ा सा आपको करा भी देता हूं। परसेंटेज ईल्ड कैसे निकालोगे? देखो, अमोनिया बन रहा है 3 स्टेप में। पहले स्टेप में ये ईल्ड है। ईल्ड क्या होती है? परसेंटेज ईल्ड अगर मैं कहता हूं तो जितना एक्चुअल बना और जितना थ्योरेटिकल बन सकता था। भाई सीधी बात है, एक किसान साहब थे, वो खेत में खेती वेती करते थे और मान लो अपने खेत से 1000 किलो गेहूं उगा लेते थे। अब वो उन्हें कोई काम वाम पड़ गया, वो कुछ एक सीजन में नहीं उगा पाए, उन्होंने अपने बच्चे को बोल दिया। अब बच्चे तो आप जान रहे हैं आजकल मोबाइल में लग गए हैं, इधर लग गए हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसी खेत से भैया 300 किलो ही निकल पाया। 1000 किलो मिल सकता था, बट उस बच्चे की नादानी की वजह से 300 ही आया। तो एक्चुअल हो गया 300, आ सकता था 1000। ये परसेंटेज यील्ड है। बस 30% आपकी रह जाएगी। वही है, आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्टेड को कई बार रिवाइज करो। बहुत सारी चीजों को एक बार करने से बेटर है कुछ चीजों को कई बार करो। माइंड इट अगेन, बहुत सारी चीजों को एक बार करने से कहीं बेटर है एक चीज को कई बार करो, उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे और वो फिर बाकी चीजों में भी हेल्प करेगी। तो अगर परसेंटेज यील्ड की बात करता हूं तो 1 मोल कैल्शियम से 1 मोल CaCO2 बनता, परंतु 50% यील्ड है तो 0.5 मोल बनेगा। अब इसके 1 मोल से 1 मोल CaCN2 बनता, लेकिन क्योंकि 0.5 आया है, अगर 1 मोल लिया है इनिशियली तो 0.5 आया है तो 0.5 बनेगा क्योंकि 100% यील्ड है। अब 0.5 कंटिन्यू हुआ। अब अगर इसका 1 होता तो 2 मोल बनते, इसका 0.5 है तो 1 मोल बनेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, 0.5 से 1 बनता, लेकिन अब इसकी 50% है ना। दोबारा सुनो, इसके 1 मोल से 1 मोल बनता, इसके 1 से 1 बनता और इसके 1 से 2 बनते। तो अगर मैं इनिशियली कैल्शियम का 1 मोल लेता तो मेरे को यहाँ 2 मोल अमोनिया मिलता। अब यहाँ मुसीबत हो गई, यहाँ पर हो गई 50% यील्ड। तो अगर 1 मोल लिया है तो 0.5 बनेगा क्योंकि 1 से 1 बनता, लेकिन अब 50% यील्ड है तो 0.5 बनेगा। क्लियर? कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ, फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं बट कॉमन सेंस लगाओ। अगर 1 से 1 बन रहा था लेकिन 50% यील्ड हो गई तो 1 से 0.5 बनेगा। दिस देखते हैं, 0.5 कंटिन्यू हुआ यानी यहाँ 0.5 पहुंचा क्योंकि ये कंटिन्यूस है ना, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। अब इसके 1 मोल से 1 बनता, 0.5 से 0.5 बनेगा और क्योंकि 100% यील्ड है तो 0.5 ही बना, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहां पर पहुंचा 0.5। अब 1 से 2 बनते तो 0.5 से 1 बनना चाहिए था, बट यहां पर भी यील्ड 50% है तो 0.5 से यहां पर कितना बना? 0.5। तो अगर मैं 1 मोल कैल्शियम ले रहा हूं तो यहां पर 0.5 बन रहा है और ये कह रहा है 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने चाहिए कैल्शियम के। 1 से 0.5 बन रहा है, 2 के लिए हमें कितने चाहिए? 4। तो आंसर हो गया 4 ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो ये परसेंटेज यील्ड है, ये बता दिया मैंने। अब ये भी क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन का है। सभी बच्चों से 2 क्वेश्चन का आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक मैंने वो FeO वाला दिया, बट वो तब करें बच्चे जिनको बहुत लग रहा है कि हम स्टोइशियोमेट्री में अच्छा सोच पा रहे हैं, ये सभी करेंगे। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स अबाउट 3 ग्राम ऑफ HCl पर लीटर। बच्चों आपको पता है, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, देर इज अ टर्म नोन एज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि विद इन अ मिनट
अगर हम देखें तो कितने ml ब्लड प्योरीफाई हो रहा है किडनी के अंदर, एंड दिस इज अ ग्रेट मार्कर। अगर हम किडनी डिजीज की बात करते हैं 100 के स्केल पे देखते हैं, 100 ml आ रहा है तो बढ़िया है, और जितना कम हो रहा है 30 ml आ गया तो किडनी का जो फंक्शन है वो 30% ही रह गया है। So if a person produce about 2.5 liter of gastric juice per day, number of antacid tablet each containing this much of aluminum hydroxide to neutralize all the HCl produced in one day will be, this is going to be your homework। ये जो मैंने आपको चारों सेशंस के अंदर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए, जो टॉपिक बताए, और कम टाइम में मैंने डिटेल भी बताया है, कोई फालतू ट्रिकबाजी नहीं करी है। आपको जो बताया है उसको पूरे ध्यान से देखिए। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर हम एक नॉर्मल छोटा सा एक ट्रिक सोचेंगे, बट वो तब जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे। इन दोनों के आंसर आप कीजिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम फिर नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, और सैटरडे को एक छोटा सा टेस्ट प्लान करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों नोटिफिकेशन वगैरह मिलने में दिक्कत होगी। इसी चीज़ को मैं अपनी एक ऐप, अब छोटा सा देखो, बहुत बड़ी ऐप तो मैं बना नहीं सकता हूँ, तो एक छोटी सी ऐप मैं बिल्ड कर रहा हूँ सो दैट आप वहाँ पर ये नोट्स वगैरह डीपीपी देख सकते हैं। तो एक आध दिन में वो मैं उसको बीटा वर्जन उसका लॉन्च कर दूंगा, बस, ताकि वो ज़्यादा हैवी भी नहीं पड़ेगा, हमारा काम चल जाएगा, है ना, जुगाड़ हो जाएगा। चलो, सो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये जरूर बोलूँगा ताकि थोड़ा सा और बच्चों तक भी पहुँचे। चलो मिलते हैं।